वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ चर्चा का विषय नहीं बल्कि भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं, इससे विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वैसे तो ये कहना कितना सुहाना सा लगता है, जनहित देश हित या असल में राजनीतिक पार्टी हित। आज देश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। हर किसी चौक चौराहे पर, सोशल मीडिया हो, स्ट्रीम मीडिया हो, एक ही विषय पर बात हो रही है कि क्या अब वन नेशन वन इलेक्शन होगा। वैसे नवंबर 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी ने 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही थी। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर 2019 में भी सर्वदलीय बैठक की तस्वीर आप देख लीजिए। जो आज विपक्ष में बैठे हैं वो भी इसका समर्थन कर रहे थे। ये देखिए, इस मीटिंग की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की थी। उस वक्त सपा, टीआरएस, श्रोमणी अकाली दल जैसी पार्टियों ने इस सोच का समर्थन किया था। अभी उनकी राय आई नहीं है, क्योंकि ये लोग मुंबई में रणनीति बनाने में व्यस्त हैं कि मोदी को बेदखल सत्ता से कैसे किया जाए। वैसे ये कोई नई बात भी नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ तब भी एक नेशन एक इलेक्शन ही तो होता था। फिर क्या हुआ ये समझेंगे। अब करीब 3 साल बाद 1 सितंबर 2023 यानी आज को सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी बनाई है और इसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दे दी गई है। सुगबुगाहट ये भी है कि 18 से 22 सितंबर के बीच विशेष सत्र में इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। पीएम मोदी इसे क्यों लागू करना चाहते हैं, सरकार ने अंदर खाने क्या क्या तैयारियां कर ली हैं और इसके असल पहलू क्या हैं। सबसे पहला सवाल यही हर किसी के मन में आ रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या। भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो जाए। अब इसमें प्रधानी और पार्षदी की बात नहीं हो रही है, अभी लोकसभा और विधानसभाओं की बात हो रही है। यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालें। आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर ये होता था तो ये आज क्यों नहीं होता, और आज कानून बनाकर या किसी भी तरह से इसे एक साथ कराने की जो ये रणनीति है ये बनाई क्यों जा रही है और क्या ये सफल होगी। जब ये पहले ही सफल नहीं हुई तो अब आगे कैसे सफल होगी, और क्यों ये इलेक्शन आगे पीछे होने लगे इस पर भी बात करते हैं। लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। अब यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब विधानसभाएं भंग होंगी तो क्या उनको अगले 5 साल तक या 2 साल बाद अगर भंग होगी तो क्या अगले 3 साल तक उसे भंग रखा जाएगा, या अब इलेक्शन कराना पड़ेगा, या फिर लोकसभा के और पूरे देश के इलेक्शन को भंग करके सबको फिर एक साथ करा लिया जाएगा। ये बड़े सवाल है और उलझे हुए सवाल है। लेकिन उसके बाद जब ये हुआ तो उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई, और इसी वजह से एक देश एक चुनाव की जो परंपरा चल रही थी वो टूट गई, और यही बड़ा कारण बनेगा इसको लागू करने का। अगर सवाल नंबर 2 को समझें कि सरकार ने इस वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की दिशा में अब तक क्या कोई काम किया है, तो मई 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो कुछ समय बाद ही एक देश और एक चुनाव को लेकर बहस शुरू हो गई थी। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक रिपोर्ट पेश भी की थी। इसमें बताया गया कि अगर देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो इससे करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। ये रिपोर्ट दी गई सरकार को। इसके साथ ही बार बार चुनाव आचार संहिता न लगने की वजह से जो डेवलपमेंट के काम है, जो विकास के काम है, उस पर जो बुरा असर पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 2015 में सिफारिश की गई
कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए, ये सिफारिश थी, लेकिन इसके पीछे की असल सच्चाई क्या है उस पर बात हुई नहीं। और ये बात 2014-2015 से चल रही है, आज 2024 आ गई है। अब ये बात पूरी हो पाएगी या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। पीएम मोदी ने जून 2019 में पहली बार औपचारिक तौर पर सभी पार्टियों के साथ इस मसले पर विचार विमर्श करने के लिए एक बैठक बुलाई। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये उसी बैठक का फोटो है। तब केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि देश में कमोवेश हर महीने चुनाव होते हैं। सही बात है, हर महीने ही हो रहे हैं, हर साल तो हो ही रहे हैं, बाकी हर महीने जैसी स्थिति बन जाती है और उसमें खर्चा होता है। आचार संहिता लगने के कारण कई प्रशासनिक काम रुके जाते हैं, वो हो नहीं पाते डेवलपमेंट के काम, कभी पार्षदी का, कभी विधायकी का, कभी लोकसभा का, तो कभी प्रधानी का। इलेक्शन ही चलता रहता है इस देश में। बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, हालांकि कई पार्टियों ने इसका विरोध पहले भी कराया था और अभी भी पार्टियां विरोध में आएंगी। 2020 में पीएम मोदी ने सम्मेलन में वन नेशन वन इलेक्शन की को भारत की जरूरत बता दिया और आज भी बता रहे हैं। अब 1 सितंबर 2023 को सरकार ने इस मामले पर एक कमेटी बनाने का फैसला किया, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बना दिया। यह कमेटी इस मसले पर सभी स्टेक होल्डर से राय लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी। अब इसको समझ लीजिएगा कि अभी कमेटी बनी है, इस पर राय ली जाएगी, राय शुमारी होगी, नफे नुकसान को देखा जाएगा, संभावनाओं को समझा जाएगा और उसके बाद कहीं इस पर जाकर के बात होगी। तो ये जो चर्चाएं चल रही हैं कि आनन फानन में अब जो विधानसभा सत्र बुलाया गया है उसमें हो सकता है ये कानून बना दिया जाए, तो इतना आसान नहीं है, ये इतना मजाक नहीं है कि यूं ही कानून बन जाएगा। हाँ, ये बात जरूर हो सकती है कि देश में चुनावों की तैयारियां लगभग हो चली है और हो सकता है कि दिसंबर में, जैसा अनुमान पहले से लगाया जा रहा है कि दिसंबर में लोकसभा के चुनाव हों, और उसके लिए छोड़ा गया शगुफा या एक माहौल बनाने की जो कोशिश है वो इसे जरूर माना जा सकता है। सवाल नंबर 3 ये भी आता है, क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना संभव है, जो एक सबसे बड़ा सवाल है। CSDS के प्रोफेसर हैं संजय कुमार और वो कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 2 विचार हैं। संसद कानून बना सकती है या इसके लिए 2/3 राज्यों की रजामंदी की जरूरत होगी। अगर कानूनी दावपेच को समझे तो अगर बाकी राज्यों से सहमति लेने की जरूरत हुई तो ज्यादातर नॉन बीजेपी सरकार इसका विरोध करेंगी। अगर सिर्फ संसद से पारित कराकर कानून बनाना संभव हुआ तो भी कई मुश्किल होंगी। वैसे ऐसे होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा कर भी दिया जाए तो भी कई मुश्किलें हैं। जैसे एक साथ चुनाव कब कराया जाए, कौन सी साल हो, कौन सा दिन ऐसा नियुक्त किया जाए कि जिस दिन साहब हर 5 साल के बाद में पूरे देश में चुनाव होगा, सबको छुट्टियां कर दी जाएंगी। कौन सा दिन निश्चित किया जाएगा। जिन राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, उनका क्या होगा। क्या उनकी सरकारों को बर्खास्त कर देंगे, और बर्खास्त अगर कर देंगे तो फिर जनता का जो खर्चा हुआ और जो मत आया उसका क्या होगा। इससे साफ है कि कानूनी तौर पर कई अड़चनें आने वाली हैं। मेरा मानना है कि कानूनी आधार पर इस समस्या का हल कर पाना संभव नहीं है। इसके लिए दूसरे राज्यों की सहमति बहुत जरूरी है। हालांकि मतभेद इतना ज्यादा है कि ये मुमकिन नहीं लगता ही नहीं है कि ये हो पाएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि चुनावों के लिए माहौल बनाने में जो बात बहुत अच्छी लगती है, सुहानी लगती है। कहना बहुत आसान है कि डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो पाते कि चुनावों में लोग उलझे रहते हैं, बार बार चुनाव होते हैं, पैसा ज़्यादा खर्चा होता है। क्या एक साथ चुनाव होगा तब एक साथ पैसा उतना ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। बहुत सारी बातें हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट राशिद किदवई ने कहा कि अभी जिन राज्यों में हाल ही में सरकारें चुनी गई हैं वो तो इसका विरोध करेंगी। जैसे तैसे तो विधायक बने, जैसे तैसे तो मुख्यमंत्री और मंत्री बने, अब उनको आप सस्पेंड कर दोगे, वो कैसे इसके लिए तैयार होंगे। तो इससे एक बात साफ है कि अगर सरकार ऐसा करेगी तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाना तय है। अब किदवई साहब कह रहे हैं कि भाई सब सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में सभी के हितों को ध्यान में रख के चर्चा होगी, सुनवाई होगी, तारीखें लगेंगी और मामला फिर साल, 2 साल, 4 साल के लिए उलझेगा। अभी फरीदाबाद में भी यही हो रहा है। अगर देखा जाए तो नगर निगम के चुनाव जैसी तैयारी सरकार करके लाती है, कोई ना कोई कोर्ट चला जाता है, मामला फिर उलझ जाता है। और सरकार की भी नियत ही चुनाव कराने की है नहीं, वो रोक के बैठी है, उसे बहाना मिल जाता है, तो ये बहानेबाजी भी चलेगी। और सवाल नंबर 4 भी बड़ा खड़ा होता है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना मुश्किल है, इसके बावजूद सरकार लाना क्यों चाहती है। आखिर इस पर चर्चा चल क्यों रही है। सबको पता है कि बहुत मुश्किल काम है, सबको पता है कि ये लाना नामुमकिन लगता है,
लेकिन फिर भी इस पर चर्चा हो रही है। इसको लेकर के संजय कुमार का कहना है कि सरकार ने निश्चित तौर पर यह कैलकुलेशन किया होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना कितना मुश्किल है। जैसे ही बीजेपी संसद में इसको लेकर बिल लाएगी, तमाम विपक्षी दल इसका विरोध करेंगे और इसके जरिए बीजेपी लोकसभा चुनाव में जनता के बीच ये मुद्दा लेकर के जाएगी कि ये लोग राजनीति करते हैं, ये लोग देश का खर्चा करवाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि देश इलेक्शन में लगा रहे। ये देखो, विपक्षियों ने विरोध कर दिया, कितनी अच्छी बात थी। जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये कितना सुहाना लगता है, कितनी बात अच्छी लगती है कि आपके डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं, इलेक्शन में आप फंसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है। और ये देखिए, विपक्षी पार्टियां इसको लाने नहीं दे रही हैं, वरना हम तो ले आते। आप हमें इतना बहुमत दो, इतना बहुमत दो, 2/3 बहुमत दे दो, ताकि ये विपक्ष रहे नहीं और हम जो चाहें वो करें। इलेक्शन भी लेकर के आएंगे और हम आपको फिर यूसीसी भी लेकर के आएंगे और एनआरसी भी लेकर के आएंगे और जो जो आपको चाहिए वो सब कुछ लेके आएंगे। आप हमें 2/3 से ज़्यादा बहुमत दो। और बीजेपी कहेगी हम देश का पैसा बचाने के लिए ऐसा करना चाहते हैं, जबकि विपक्षी दलों ने ऐसा करने से रोक दिया। ये देखो, विपक्षी कितना देशद्रोही हैं ये लोग। इसीलिए राशिद किदवई कहते हैं कि पीएम मोदी तो काम ही ऐसा करते हैं, उनकी मंशा यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो। इसे ऐसे समझें कि संविधान के आर्टिकल 370 के खत्म होने से भले ही कश्मीर में कुछ नहीं बदला हो, लेकिन देश में पीएम मोदी ने अपनी धाक लगा रखी, पूरा जमा रखा है उन्होंने कि ये देखो मैंने 370 हटा दिया। लेकिन असल में 370 के हटने से देश को क्या मिला, 370 के हटने से कश्मीरियों को क्या मिला, 370 के हटने से कितने लोग कश्मीर में जाके बस गए, उस पर मैं ज़्यादा चर्चा भी नहीं करूँगा। लेकिन सवाल तो यही है कि धाक तो जमी है। जिससे पूछो भाई वोट क्यों दोगे, बोलो 370 हटा दी, 3 तलाक कानून खत्म कर दिया। 3 तलाक कानूनों से किसको फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ, इस पर चर्चा करो तो विषय अलग ही है। उन्होंने जनता पे अपनी धाक जमा के रखी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। जनता में ये मैसेज दे दिया कि केंद्र सरकार ने काफी बड़ा काम कर दिखाया, देश में बड़ी आबादी मध्यम वर्ग की है, उनको खर्चा बचाने की बात कहने से सरकार की लोकप्रियता बढ़ जाती है। राशिद कहते हैं कि अगर केंद्र सरकार सही में इस दशा में काम करना चाहती है, अगर इसे वास्तव में लाना चाहती है, तो उसे लोकसभा चुनाव के साथ उन राज्यों में चुनाव कराना चाहिए जहां बीजेपी की सरकारें हैं। अगर आप वाकई इसकी हिमायती हैं, हितैषी हैं, तो आपको सबसे पहले तो हरियाणा में जो 6 महीने बाद चुनाव होने लोकसभा के, कर दीजिए भंग, लाइए लोकसभा के साथ चुनाव। और बहुत सारी जगह हैं जहां जहां भी है, अगर कर दीजिए यूपी की सरकार को भंग, लाइए उसको भी लोकसभा के साथ। एक बार आप ये करके दिखा दीजिए और अगले चुनावों में पक्ष और विपक्ष सारे लोग अपने आप अपनी सरकारों के अस्तीफे दिलवा के और हो जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन। और ये भी कानून बनाइए कि सरकार कभी गिरेगी नहीं 5 साल से पहले, वो अमर और अजर रहेगी, चाहे बहुमत रहे या न रहे। फिर बहुमत के मायने ही खत्म हो जाएंगे, फिर तो बहुमत ही खत्म कर दो। सरकार जो मुख्यमंत्री एक बार बन गया वो 5 साल के लिए परमानेंट हो गया, ताकि इलेक्शन की जरूरत ही ना पड़े। और अगले 6 महीने में चुनाव होने हैं, आप करो, ये करके दिखाओ। इस तरह भाजपा खुद की सरकार को बर्खास्त करके ऐसा फैसला लेकर दूसरे दलों पर दबाव बना सकती है। लेकिन सवाल यह है क्या वो करेगी? मुझे तो नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार को गिरा के दोबारा से इलेक्शन हो जाए। वहीं सवाल नंबर 5 भी आता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में क्या क्या कहा जा रहा है। हर साल 5-6 राज्यों में चुनाव पड़ जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थकों का कहना है कि इससे विकास कार्यों में बाधा पड़ती है। वो उड़ीसा का उदाहरण दे देते हैं। उड़ीसा में 2004 के बाद से चारों विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं, उसमें नतीजे भी अलग अलग आ रहे हैं। वहाँ आचार संहिता बहुत कम देर के लिए लागू होती है, जिसकी वजह से सरकार के कामकाज में दूसरे राज्यों के मुकाबले कम खलल पड़ता है, ऐसा लोगों का कहना है। और रिजल्ट भी अलग अलग आते हैं, लोकसभा में किसी और को समर्थन तो विधानसभा में किसी और को समर्थन। पूरे देश की विधानसभा और लोकसभाओं के चुनाव एक साथ होते हैं, तो इससे चुनाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी, ये भी कह रहे हैं लोग। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अगस्त 2018 में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई, जैसा कि मैं जिक्र कर चुका हूं पहले, और इसमें कहा था कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होते हैं, 4500 करोड़, यहाँ 4500 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ जाएगा। ये खर्चा इसलिए
क्योंकि ईवीएम ज़्यादा लगानी पड़ेंगी। इससे ये भी कहा गया था कि एक साथ चुनाव कराने का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता है तो 2024 में 1751 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा, यानी धीरे धीरे ये एक्स्ट्रा खर्च भी कम होता जाएगा। 2019 में 4,500 होता, 2024 में ये 1700 हो जाता, और हो सकता है कि अगली बार ये बिल्कुल और भी कम हो जाता। ऐसा तर्क है। अब ये तर्क है, वितर्क है या कुतर्क है, ये तो कहा नहीं जा सकता, ये तो जब होगा तब पता चलेगा। बातें तो बहुत की गई, बातें तो ये भी की गई कि विदेशों में जो धन पड़ा हुआ है, काला धन, वो लाया जाएगा, और अगर वो आ गया तो सोने की सड़कें बन जाएंगी, 15-15 लाख रुपए खातों में चला जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा। लेकिन अभी तक आया तो नहीं, इंतजार तो लोग अभी भी कर रहे हैं। यही सवाल नंबर 6 भी निकल आता है, वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में क्या तर्क जिए जा रहे हैं। अब विरोध की बात अगर करें तो राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक साथ चुनाव हुए तो वोटर्स के फैसले पर असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि वोट जब मांगी जाएगी तो अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी। अब 2 मीटिंग तो होंगी नहीं कि एक आपने रैली अलग कर दी है लोकसभा के लिए और फिर अगले दिन को आ जाओ जी सुनने के लिए रैली हो रही है। अब विधानसभा की चर्चा करेंगे, अब विधानसभा में आपको क्या मिलेगा ये बताएंगे, फिर अगले दिन बुलाएंगे जी दोबारा से आ जाओ। अभी पार्षद और विधायक, ये प्रधान और ये आ जाएंगे, ये कहेंगे जी हम ये योजना लेके आएंगे, हमारे लिए वोटिंग कर दो। तो क्या ऐसा होगा? चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो जनता के प्रति जो जवाबदेही है वो कम हो जाएगी। एक बार बन गया 5 साल के लिए, अमर कहानी है उसकी। अभी की स्थिति में लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टियों को डर होता है कि अच्छे काम नहीं किए तो नीचे वाली सरकार चली जाएगी, और अगर ये नहीं किए तो वो वाले हमारे प्रत्याशी हार जाएंगे, और ये विधानसभा में दिक्कत होती है। एक साथ चुनाव कराने में तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर लोकसभा 5 साल से पहले भंग कर दी गई, हो सकता है प्रधानमंत्री बदल जाए, जनमत हट जाए, भंग कर दी गई तो क्या होगा? क्योंकि अभी तक लोकसभा 6 बार और 5 साल से पहले भंग कर दी गई। 6 बार हुआ ऐसा कि 5 साल पूरे नहीं कर पाई सरकार, जबकि एक बार इसका कार्यकाल 10 महीने के लिए बढ़ा था और बढ़ा दिया था 10 महीने जाकर। ऐसी स्थिति में तो फिर अलग अलग चुनाव होने लगेंगे, फिर वही स्थिति आएगी जो आज़ादी के बाद 3-4 बार चुनाव हुए और उसके बाद फिर वही स्थिति आ गई। अब 7वां सवाल यह है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी का अध्यक्ष क्यों बनाया गया? रामनाथ कोविंद 1 अक्टूबर 1945 को कानपुर की टेरापुर तहसील के परोंख गांव में जन्मे। 1977 में तब पीएम रहे मोरारजी देसाई के पर्सनल सेक्रेटरी बने थे। 1978 में कोविंद सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर अपॉइंट हुए। 1980 से और 1993 के बीच सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की स्टैंडिंग कमेटी थी, काउंसिल कमेटी, उसमें रहे। कोविंद 1994 से 2000 तक और उसके बाद 2000 से 2006 तक राज्यसभा सांसद रहे। अगस्त 2015 में बिहार के गवर्नर अपॉइंट हुए। रामनाथ कोविंद बीजेपी का दलित चेहरा रहे हैं। ये दलित बीजेपी मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, ऑल इंडिया कौली समाज के प्रेसिडेंट रहे हैं। कोविंद बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन रह चुके हैं, लेकिन वे लाइमलाइट से इतनी दूर रहते थे कि प्रवक्ता रहने के दौरान कभी भी टीवी पर नजर नहीं आए। अब समझ लीजिएगा, रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति चुने गए और 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। राष्ट्रपति का कार्यकाल तो पूरा करते ही, ऐसे ही प्रधानमंत्री करा करेंगे जब वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा। रामनाथ कोविंद की प्रोफाइल से पता लगता है कि उनकी राजनीतिक और कानूनी दोनों की समझ है। इसके अलावा मोदी सरकार ने जो उनके साथ तालमेल बिठा के रखा हुआ है वो भी बहुत अच्छा है। वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी में उनकी नियुक्ति को अन्य विपक्षी पार्टियां भी खुलकर विरोध नहीं कर पाएंगी। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दलित चेहरा है और दलित का विरोध विपक्षियों को भारी पड़ सकता है, क्योंकि वो दलित चेहरा और देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं है। अब 8वां सवाल ये आता है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील चिराग गुप्ता के मुताबिक विधि आयोग ने इस बारे में संशोधनों के विवरण के साथ अप्रैल 2018 में पब्लिक नोटिस जारी तो किया था। विधि आयोग के अनुसार वन नेशन का इलेक्शन के प्रस्ताव से संविधान के अनुच्छेद 328 पर भी प्रभाव पड़ेगा।
जिसके लिए अधिकतम राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ सकता है। यही सबसे बड़ा सवाल जिसकी रुकावट का कारण। संविधान के अनुच्छेद 368 के पैरा 2 के अनुसार ऐसे संशोधन के लिए न्यूनतम 50% राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। लेकिन एक देश एक चुनाव के तहत हर राज्य की विधानसभा के अधिकार और कार्य क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। ये कानूनी दांवपेच है। इसीलिए इस मामले में सभी राज्यों की विधानसभाओं से अनुमोदन लेने की जरूरत पड़ सकती है। और पड़ सकती है नहीं, पड़ेगी। इसके बाद जनप्रतिनिधित्व कानून समेत कई दूसरे कानूनों में संशोधन करने पड़ेंगे। पूरा का पूरा जो ढांचा है कानूनी, उसमें फेरबदल करना पड़ेगा। 30 अगस्त 2018 में न्यायमूर्ति BS चौहान की अध्यक्षता वाले विधि आयोग में भी कहा कि संविधान के मौजूदा ढांचे के तहत देश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं करा सकते। इसलिए संविधान का जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बदलाव की जरूरत पड़ जाएगी। इसके अलावा लोकसभा व विधानसभाओं के संचालन के लिए बने नियमों में भी संशोधन की आवश्यकता होगी। तो बहुत बड़े दांवपेच हैं, कानूनी दांवपेच हैं, हितों के दांवपेच हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि इससे देश को फायदा होगा, जनहित में होगा, या राजनीतिक पार्टियों को फायदा होगा। तो ये बात बड़ी स्पष्टता से कही जा सकती है कि राजनीतिक पार्टियों को फायदा होगा। जो एक बार किसी तरह जीत गया, उसे 5 साल सत्ता सुख भोगना है, विरोध हो तो होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखना यह होगा कि विपक्ष और पक्ष इसके ऊपर किस तरह की राजनीतिक बॉल एक दूसरे के पाले में फेंकते हैं और किसके लिए ये बेहतर साबित होगा और किसके लिए मुश्किल पैदा करेगा। हमारी नज़र बनी है, आप देखते रहिए सत्य। नमस्कार।